आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे राजस्थान की एक रत्न से। इनसे मिलवाने से पहले इनका कुछ परिचय हम अपने दर्शकों से करवाना चाहेंगे। वर्तमान में श्री भवानी निकेतन पीजी महिला महाविद्यालय जयपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत है। आप हैं डॉक्टर ऋतु मेहरा। ऋतु जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मेरा आपका सवाल है, आपका जन्म स्थान के बारे में बताइए। मेरा जन्म राजस्थान में ही हुआ है, जोधपुर में मेरी पैदाइश है जी। और जितना भी मेरी अपब्रिंगिंग है वो जयपुर में हुई है। जी। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? जो मेरी प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन है वो जयपुर में ही हुई है। सेंट एंजेला सोफिया हायर सेकेंडरी स्कूल में मेरी स्कूलिंग हुई है और मैंने उसके बाद अपना ग्रेजुएशन महारानीज कॉलेज जयपुर से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस से किया है। आपने ये जो टीचिंग लाइन चुनी है, तो आपने टीचिंग लाइन को ही अपना कार्य क्षेत्र क्यों चुना है? टीचिंग लाइन को कार्य क्षेत्र चुनने के दो रीजंस बहुत बड़े नज़र आते हैं मुझे। एक, मेरी मदर खुद टीचर हैं एंड उनका स्कूल है, तो आई थिंक टीचिंग ऐसे बोलते हैं अपने रक्त में ही चल रही है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी या आप अपने मदर से इंस्पायर होकर आप टीचर बनना चाह रही थी? मदर से इंस्पायर तो नहीं, बट उनको टीचिंग करते हुए देख के कुछ एक था आइडिया कि टीचर्स ऐसे होते हैं। मतलब आपको हिट कहाँ से हुई कि आपको टीचिंग लाइन में ही जाना चाहिए? मदर से इंस्पायर्ड होके या ऐसे ही मन में आ गया? आपने मेरे को मेरा सेकंड ऑप्शन देने का मौका नहीं दिया। मदर से भी इंस्पायर्ड हूँ, परंतु फोर्सफुली अपनी हेड डॉक्टर सरला ग्रोवर मैम, जो अब इस दुनिया में नहीं है, परंतु जिस समय मैंने अपनी एमएससी करी थी और मैं यूनिवर्सिटी से सम्मानित हुई अपनी एमएससी की डिग्री के लिए, तो मैम ने मुझे बोला कि एक कॉलेज में पढ़ाना है। उनसे डांट खाई कि मैं नहीं पढ़ाना चाहती थी क्योंकि टीचिंग लाइन मेरी लाइन नहीं थी। मुझे टीचिंग में कभी शौक नहीं था, पर मैम से डांट खाई तो टीचिंग करने पहुंच गए। टीचिंग करने लगे तो लगा कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग काम है एंड फिर इसी में रह गई। मतलब आप डे फर्स्ट को काफ़ी एंजॉय किया आपने, तो आपका डे फर्स्ट कैसा रहा? डे फर्स्ट भी बहुत क्लासिक था। अगर दर्शकों के लिए और आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होएगा, क्योंकि आप ऐसे सोचिए कोई एक लड़की जिसने अभी अभी कॉलेज पास किया है और सडनली उसे एक 1992 के अंदर मेरे को लेक्चररशिप मिली थी और 1991 में मेरी एमएससी पूरी हुई थी। तो विद इन अ स्पैन ऑफ 5 मंथ्स मेरे पास एक जॉब थी जिसके लिए मैंने अप्लाई नहीं किया था, बट फोर्सफुली मिल रही है। और जब मैं इंस्टीट्यूट में पहुंची हूँ अपने कॉलेज के, तो मैं अपने रेगुलर क्लोथ्स में पहुंची थी जो कि जीन्स थी, और घुसते ही मुझे डांट पड़ गई क्योंकि मैं तो बहुत ही छोटी थी। तो जो क्लर्क थे उन्होंने ही डांट के भगा दिया। उन्होंने सोचा शायद मैं 10th या 12th का अपना बोर्ड का फॉर्म भरने आई हूँ और सीधे उनके ऑफिस में पहुँच गई हूँ। तो उन्होंने मुझे भेज दिया वहाँ से, चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा नहीं, मैं लेक्चररशिप के लिए ज्वाइन करने आई थी। तो फिर मुझे बुलाया गया और मुझे हिंदी की 4 मोटी मोटी किताबें दे दी गई। हिंदी जो कि मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं थी और कभी हिंदी में सालों दर साल से पढ़े ही नहीं थे, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल होगा। पर कहीं ना कहीं मैम की बात और ये कि मेरी मदर हमेशा बोलती थी जब कोई चैलेंज आता है तो जस्ट एक्सेप्ट इट और आगे बढ़ो, तो फिर मुझे लगा हिंदी नहीं आती, कोई बात नहीं, फिर भी पढ़ाना तो है ही। हिंदी जो है आपके पास सब्जेक्ट, हिंदी से आप दूर भागती थी? हिंदी को मतलब आप पसंद नहीं करती थी और वही आपको चैलेंज मिला? पसंद की बात, पसंद नापसंद तो कभी लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, परंतु हिंदी से नाता बहुत क्लोज नहीं था जब तक भवानी निकेतन गर्ल्स कॉलेज में नहीं आई, क्योंकि स्कूल ऐसा था जहाँ पे सिर्फ इंग्लिश बोलते पढ़ती थी। नहीं बोलो तो फाइन लगता था जी, तो इंग्लिश बोलते थे। कॉलेज आए तो भी जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया वो भी ऐसे थे जिसकी सारी बुक्स इंग्लिश में होती हैं, तो टीचर्स भी इंग्लिश में पढ़ाते थे। मतलब हिंदी के लिए आपको काफी संघर्ष करना पड़ा इनिशियली? जी, इनिशियली हाँ। मतलब आप एक्सेप्ट करिए, हिंदी के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। मुझे बोलनी अच्छी आती है, बट रिटन में मेरे को हमेशा लगता था कि शायद मुझे नहीं आती और मैं गलतियां करूंगी।
तो कभी कोशिश ही नहीं करती थी हिंदी में लिखने की। उसके बाद जब आप करने लगी तो ब्रिटेन में क्या रहा रिजल्ट आपका? कभी आज तक कभी फेल नहीं हुई हूँ, तो हिंदी में भी कभी फेल नहीं हुई। हमेशा सोचती थी 36 मार्क्स आ जाएं, लेकिन कभी 36 नहीं आए, हमेशा फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आते थे। आईएएस आईपीएस जैसे किसी पद के लिए आपने कभी कोशिश क्यों नहीं की? आईएएस आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मुझे बहुत हद तक ऐसे लगता है हर जना इसी को लिए भाग रहा है। पुराने ज़माने में भी एक ये होड़ होती थी कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अप्लाई करेंगे, परंतु मेरे लिए डॉक्टर बनना एक मेरा ड्रीम था। लेकिन मैं अपने ड्रीम को फुलफिल इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि खून देख के ही मैं बेहोश हो जाती थी। स्कूल तक मेरे पास साइंस थी और अच्छा रिजल्ट रहता था, लेकिन मैं अपने इस ड्रीम को परस्यू नहीं कर सकी। जस्ट मेरा डर था, ब्लड फोबिया, जस्ट लाइक ब्लड फोबिया प्रॉबेबली। मैं आज भी खून देखती हूँ, अगर किसी के भी चोट लगती है, मेरा सब्जेक्ट है तो मैं बहुत अच्छा फर्स्ट एड बता सकती हूँ। तो मैं लोगों को बोलती हूँ ऐसे करो, ये कर लो और ठीक हो जाएगा, पर मैं खुद करने लगूंगी तो मैं बीमार हो जाऊंगी। डॉक्टर बनने का आइडिया छोड़ दिया और बीएससी होम साइंस ले ली कि साइंस की डिग्री तो मिलनी ही चाहिए, आर्ट्स में नहीं जाऊंगी। और जब तक साइंस खत्म हुई मेरी एजुकेशन, मैम की डांट मिली और टीचिंग में आ गई, तो कुछ सोचने का ज़्यादा मौका नहीं मिला कि करना क्या है। मतलब आपको डॉक्टर बनना था, डॉक्टर के बाद आपको लगा कि ब्लड फोबिया है मुझे, उसके बाद आपने होम साइंस ले लिया और देन करते करते आप टीचिंग लाइन में आ गए। राइट। आपको काफ़ी अवार्ड मिले हैं, हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताइए। अवार्ड्स काफ़ी मिले हैं, रिकग्निशंस भी काफ़ी मिले हैं। उसके लिए सबसे पहले मेरी मदर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। पास्ट प्राइम मिनिस्टर हैं चंद्रशेखर जी, वो हमारे कॉलेज में आए थे तो मुझे अवार्ड मिला था टीचिंग के लिए। उसके बाद एक छड़ी चालू हुई कि मैंने एनएसएस ज्वाइन करी, राष्ट्रीय सेवा योजना, जो कि हमारे कॉलेज में मेरे से ही स्टार्ट हुई थी 1992 के अंदर ही। राष्ट्रपति से भी एक सराहना पत्र मिला था कि मैंने एड्स अवेयरनेस के जो कैंपेन है यूथ के अंदर, पूरे इंडिया में मैं इसके अंदर यंगेस्ट ट्रेनर ऑफ ट्रेनर थी। ये अवार्ड आपको कब मिला था राष्ट्रपति जी से? ये मुझे अवार्ड मिला था 1996 में। और उसके बाद मेरे को 1999 के अंदर यूथ सेक्रेटरी चुना गया था कॉमनवेल्थ साउथ एशिया के लिए जी। लेकिन मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मेरी आते ही साल शादी थी। तो मैंने कहा जिस काम को मैं 100% नहीं कर पाऊंगी उस काम को मैं नहीं हाथ में लेना चाहती। तो ये पहली बार हुआ था किसी कंट्री के लिए कि उस कंट्री का यूथ सेक्रेटरी नहीं था, और उस साल श्रीलंका के यूथ सेक्रेटरी बने थे। लेकिन उसके बाद फिर मैं जर्मनी चली गई, वहाँ पर भी अवार्ड तो नहीं मिला लेकिन बहुत रिकग्निशन था मेरे लिए, क्योंकि एक मेरी इंग्लिश अच्छी थी और दूसरी मेरी हिंदी भी अच्छी थी, और दोनों ही भाषा वहाँ पे थोड़ी काम आ गई। जर्मन सीख ली थी। जब वापस लौटकर इंडिया आई तो वापस से जॉब हाथ में ही जैसे भगवान जी ने परोस के रखी थी कि वापस से मेरे पुराने ही कॉलेज ने मुझे बुला लिया और मैंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद फिर मुझे नारी तुझे सलाम, वोट फॉर विमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड, सिंपली जयपुर की तरफ से टीचिंग में एक्सीलेंस, अभी बिल्कुल 2 मुझे स्टेट अवार्ड्स मिल चुके हैं, एक ब्लड डोनेशन अवेयरनेस के लिए और एक मुझे मिला है ब्लड डोनर्स अवेयरनेस के लिए। अभी 12 जनवरी 2019 को भी मुझे स्टेट अवार्ड मिला है जो हेल्थ मिनिस्ट्री से है। तो ऐसे करके थोड़े अवार्ड्स मिले हैं। चलिए आप ये बताइए, नौकरी का पहला दिन आपका कैसा रहा? मैंने अभी इसके बारे में बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैं जब गई थी तो डांट खाई थी और हाथ में हिंदी की बुक्स मिल गई थी जो कि बहुत ही डरावनी थी। नौकरी का पहला दिन स्टार्ट किया, वो डांट खा के स्टार्ट किया और हिंदी की बुक्स हाथ में थी। और जब बच्चों के पास गई तो एक क्लास के अंदर 5 स्टूडेंट्स थे जो कि बीए सेकेंड ईयर था, और एक क्लास में 17 बच्चे थे जो बीए फर्स्ट ईयर था। और दोनों से मैं ज़्यादा बड़ी नहीं थी बिकॉज एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं था, 5 इयर्स 6 इयर्स का एज डिफरेंस था। तो बच्चों को भी नहीं लग रहा था कि शायद ये मैम है, और मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि मैं टीचर हूँ।
तो मुझे तो लग वो रहा एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा कि आप टीचर है और फिर बच्चों से मतलब जो एक एज लिमिट होती है उसके अकॉर्डिंग कैसा रहा? तभी तो बता रही हूँ, बहुत कंफर्टेबल जोन था। ऐसा लग रहा था अपने जूनियर्स को पढ़ाने पहुंच गए कि जूनियर्स को कुछ समझाना है, जो कि अक्सर हम कॉलेजेस में करते रहे हैं। जूनियर्स आ जाते हैं कि ये समझ नहीं आया, वो समझ नहीं आया, तो मैं भी सोच रही थी ऐसे ही पढ़ा दूंगी जो सिंपल है। एंड मैं उनको हर बार बोलती थी कि मैं जो भी बोलूँ हिंदी में ही बोलूँगी, पर उसे लिख लेना, जी क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ वो सब अगर तुमने वो का वो लिखा है तो पास हो जाओगे, ये 100% है। जी एंड वो वर्क कर गया। जो मेरा फर्स्ट बैच है उसमें से जो मेरी बेस्ट स्टूडेंट थी वो पहले मेरे कॉलेज में लैब असिस्टेंट रही है, और उसके बाद उसका गवर्नमेंट में, क्योंकि हम लोग सब यूजीसी से सेलेक्टेड थे जी और हमारा एक मर्ज हुआ था गवर्नमेंट में, तो अब वो गवर्नमेंट में है और काला डेरा में पोस्टेड है। तो इसलिए ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मैं अच्छा फर्स्ट डे जिससे स्टार्ट किया तो वहाँ के बच्चे अभी बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको एक दिन का पीएम बना दिया जाए तो आपके पहले 2 काम क्या होंगे? पीएम तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है और बहुत ज़्यादा निर्णय भी होते हैं, लेकिन एक छोटे स्तर पर भी अगर थोड़ी सी कोई पावर हमको मिल जाती है तो कई काम हैं जो मेरी लिस्ट पर बहुत प्रायोरिटी पर हैं, जी और उनमें से एक ये है कि लड़कियों के लिए सुरक्षा बहुत होनी चाहिए। जी उनकी रहन सहन, कपड़ों पे, भाषा पे, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं, इस पे इतनी पाबंदी नहीं होनी चाहिए, जी क्योंकि जितना हमारा कंट्री लड़कियों के लिए पैसा खर्च कर रहा है, मैं चाहती हूँ उतना उसका थोड़ा % उन बच्चों को ज़रूर होना चाहिए कि हमें वो फ्रीडम मिले। जी जी अब महिला की सुरक्षा, जैसे आपने फैशन और ये सब कुछ बता दिया, बात करते हैं रेप केसेस की, जो छोटी बच्चियों के साथ ये कपड़ों से माप जो समाज कहता है, बच्चियों के साथ जो ये रेप केसेस सामने आ रहे हैं, इस मुद्दे पर आप क्या कहेंगे? सी बड़ों से रेप भी कपड़ों की वजह से नहीं होते, जी टू मेक इट वेरी क्लियर। बहुत बार क्या होता है, लड़कियां शायद ये भूल जाती हैं कि हमें किसको कितनी रेजिस्टेंस पे रखना चाहिए। जी अगर आप स्ट्रांगली किसी भी सड़क पे चल पड़ो, किसी लड़के की हिम्मत नहीं होती कि वो आपको देखे, हो हा शू शा कुछ भी करे। ये हमारी थॉट हो जाती है कई बार कि हम पलट के देखते हैं, जी हम कोई हमारा इंडिकेशन भी कई बार हमारी तरफ से वो इंडिकेशन नहीं होता, लेकिन हमारी शायद विजन ऐसी होती होगी या हमारा हल्का सा मूव ऐसा होता होगा जो कई बार अप्रूविंग लगता है, जी परंतु ऑन दी अदर हैंड लड़कों की भी हर लड़का रेपिस्ट नहीं होता, जी इसलिए हम हर लड़के को कैटेगराइज नहीं कर सकते। जी हमें ये देखना चाहिए पड़ता है कि जो ये लड़के रेपिस्ट बनते हैं इनकी मानसिकता कैसी है। जी एंड अक्सर पाया गया है, अगर आप कभी इनको स्टडी करें जी तो या तो ये ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आए हैं जी जहाँ पे इन्होंने परिवार में लड़ाई झगड़े दंगे, माँ को पीटना, माँ की और सिस्टर की इज्जत ना करना, ये सब देखते हुए बड़े हुए हैं, जी या फिर ये खुद ही डिप्राइव्ड है, जी खुद इन बच्चों को कुछ नहीं मिला। बहुत हद तक मैंने बात देखा में है लड़कियों बच्चे के अलावा बच्चियों की बात करी, जो छोटी बच्चियां होती है, कम उम्र की होती हैं, उनके प्रति मैंने एग्जैक्टली इसीलिए बोला, वो बच्चे हैं, जो बच्चे पुरुष, अधेड़ उम्र के पुरुष, जी इनकी मानसिकता इतनी बिगड़ चुकी है या बिगड़ी हुई ही है जी कि उनके लिए एज मैटर नहीं करता। जी उनके लिए ये एक सिर्फ ऑब्जेक्ट है जिसे हमें यूज करना है और इसके ऊपर शायद अपना जोर दिखाना है या अपनी मर्दानगी बतानी है। प्रॉबेबली ये मेरा थॉट है। आपको कौन सा गाना पसंद है? ओके, मुझे एक गाना पसंद है, पल पल दिल के पास तुम रहते हो। 2 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। मैं बहुत ही बुरा गाती हूँ इसलिए सभी डर जाएंगे। बिल्कुल नहीं। पल पल दिल के पास तुम रहते हो, जीवन मीठी याद ये कहते हो। थैंक यू। आप यकीन मानिए कि मैं 11 साल जर्मनी में रही हूँ जी
इंडिया के अंदर मैं कैसे भी कपड़े पहनती हूँ, जीन्स पहन लूंगी, स्कर्ट्स पहन लूंगी। पर जितने 11 साल मैं जर्मनी में रही हूँ, मैंने सिर्फ हर दिन सलवार कमीज पहना है, हर दिन बिंदी लगाई है, हर दिन बैंगल्स पहनी है, पायल पहनी है, बिछिया पहनी है। और जब भी मेरे इंस्टीट्यूट में, मैं यूनिवर्सिटी में काम करती थी वहाँ पर भी, तो जब भी कोई मुझे बोलता तो मैं कहती नहीं, तुमको ये पता होना चाहिए ये मेरी कंट्री की ड्रेस है जी, बट आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि यही मेरे कपड़े हैं जी। और जब भी सब जने एग्जाम्पल्स देते थे तो थोड़े समय बाद मेरे बहुत फ्रेंड्स बन गए थे। इनिशियली फ्रेंड्स नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि एक सब जनों में, सारे जर्मन्स में एक इंडियन, और वो इंडियन भी उनकी जैसी नहीं, क्योंकि कपड़े में वैसे नहीं पहनती, खाना में उनके जैसा नहीं खाती, तो उन्हें क्या होना, कोई बात नहीं करता था शुरू में जी। लेकिन मैं हमेशा से अपने इंडिया के तौर तरीकों में फर्स्ट बेंच पे ही बैठती थी और बहुत लिखती थी। धीरे धीरे 1.5 हफ्ते में मेरे 1-2 फ्रेंड्स बन गए जी। और आज मुझे जर्मनी से आए हुए, मैं 2011 में आई थी जी। पर आज भी मेरे सारे दोस्त मुझे, जब मैं जर्मनी जाती हूँ, समेत मेरे प्रोफेसर एक पार्टी रखते हैं जिसमें वो सारे इंस्टीट्यूट के फ्रेंड्स को बुलाते हैं कि ऋतु आई है। मेरे कपड़े इतने पॉपुलर थे कि लोग अपनी चुन्नी को बोलते थे कि उनके लिए तो वो स्कार्फ होता था जी। तो जब वो कोई बहुत स्टाइलिश पार्टी में जाते थे, मुझे बोलते थे तुम्हारा वो वाला स्कार्फ चाहिए और तुम्हारा वो वाला स्कार्फ चाहिए जी। तो इसलिए मेरे को हमेशा लगता है कि मैं अपनी कंट्री के लिए तो बहुत ज्यादा फैन हूँ। मतलब आप ये कहना चाहते हैं देश के बाहर भी अपने भारतीय सभ्यता को जिंदा रखा? बिल्कुल, अब मेरी पूरी कोशिश रहती है। वहाँ पे सब लोगों को पता है कि मेरे कंप्यूटर का पासवर्ड भी मैं साईं बाबा की भक्त हूँ, तो उसका जो पासवर्ड है वो भी जय साईं राम था जी। और उनको ये समझ नहीं आता था कि इसने क्या लिखा है, तो फिर मैं बोलती थी ये मेरे गॉड का नाम है, इसलिए जब भी इसको डालो तो बहुत ध्यान से डालना जी। और मैं हफ्ते में 3 दिन फास्ट करती थी, तो सबको समझ ही नहीं आता था ये लोग ये कितना फास्ट करती है जी। फाइनली सबको समझ आने लग गया थोड़े समय में, और सब मुझे याद भी दिलाते थे आज तेरा फास्ट है, आज तेरा फास्ट है जी। और फ्रेंड्स इतने अच्छे थे कि जो वहाँ की कैंटीन थी उनको ये पता था कि मैं क्या क्या खा पाऊंगी जी। और इस बात के लिए मैं सच्ची में बहुत थैंकफुल हूँ कि बाहर भी लोग इतने कंसर्न्ड हो जाते हैं आपके लिए। एक स्पेशल वो मेरे लिए कस्टर्ड बनाते थे जिसमें सिर्फ क्रीम डलती है और वनीला एसेंस डलता है एंड चीनी जी। और फिर वो सेपरेट रखते थे उसको कि आज उसका फास्ट है, इसलिए फिर वो मेरे लिए अंदर से स्पेशली आता था खाना। चलिए आखिरी सवाल आपके लिए, NBC न्यूज़ 24 के माध्यम से हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को लिए तो बहुत बड़े संदेश नहीं है मेरे पास, लेकिन क्योंकि युवा ही हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, या हम ऐसे बोलें कि हम तो अब एक कदम आगे चले गए, हम उन्हीं को ट्रेन कर रहे हैं कि वो कैसे अपनी कंट्री को आगे ले जाएं और कैसे अपनी कंट्री का मान सम्मान बना के रखें। क्यों आप हमारे स्टूडियो में आए ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे क्वेश्चंस करे उसके लिए भी थैंक यू, एंड थैंक यू NBC न्यूज़ 24 कि आपने हमें इनवाइट किया। थैंक यू। NBC न्यूज़ 24 के स्पेशल प्रोग्राम शख्सियत में फिलहाल इतना ही। एक बार फिर मिलेंगे नए शख्सियत के साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। NBC न्यूज़ 24, नमस्कार।